हाँ जी, वर्क पावर एंड एनर्जी, समझ में आ गया, वर्क पावर एंड एनर्जी। तो इस चैप्टर में हम बात करने जा रहे हैं, पहले बात करेंगे वर्क क्या होता है, फिर हम बात करेंगे भाई पावर क्या होती है, और फिर हम बात करेंगे एनर्जी क्या होती है, वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, अब देखिए ये वर्क पावर एनर्जी चैप्टर है, ये बेसिकली मैं बोलूंगा कि आपका एनएलएम का ही जुड़वा भाई है। देखिए एनएलएम में हम जो क्वेश्चन करते थे एफ बराबर एम ए, न्यूटन लॉ लगाते थे, फोर्स लगाते थे, रिजॉल्व करते थे एंड सो ऑन, वेक्टर फॉर्म में करते थे बात, ये हमारा स्केलर फॉर्म है, इट इज जस्ट स्केलर फॉर्म ऑफ न्यूटन लॉ, स्केलर फॉर्म है किसका, न्यूटन लॉ का है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे के जो चैप्टर सेंटर ऑफ मास और रोटेशन में इसका भी काफी यूज होता है। तो सबसे पहले यहां पे आ रहा है वर्क। हाँ जी, तो बताइए व्हाट इज वर्क, वर्क क्या होता है। तो देखिए वर्क की जो बेसिक डेफिनेशन है, ये W वर्क डन, ये होता है इंटीग्रल ऑफ F डॉट ds, F डॉट ds। तो F डॉट ds होता है, यानी इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किसका, जिस पॉइंट पर फोर्स लगाए। तो यहां पे F डॉट ds, तो ds क्या है, तो मतलब ds इंपॉर्टेंट है, ds क्या है, इट इज वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, very small displacement of point of application of force F। तो very small displacement of point of application of force F, ये आपका क्या है, वर्क। तो वर्क डन ये हो गया, देख लीजिए। तो वर्क डन की डेफिनेशन इंटीग्रल ऑफ F डॉट ds, लिख लीजिए, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ व्हाट, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, देख लीजिए फटाफट। डन डन डन, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, यहां पर मेरे पास एक रॉड एंड दिस रॉड इज हिंज्ड अबाउट दिस पॉइंट O, और इस रॉड पर मैंने इस रॉड पर एक फोर्स लगा रखा है, और ये फोर्स इस प्रकार लगा है, दिस फोर्स इज F इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस रॉड। तो फोर्स लगाएंगे तो ये हम जानते हैं रॉड क्या करेगी, एक पूरा इस प्रकार से घूमेगी, और इसकी लेंथ मान लो L है, रॉड की लेंथ कितनी है, L है। तो क्वेश्चन है फाइंड आउट, है ना, इसका फोर्स का जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स है। फाइंड आउट वर्क डन बाय फोर्स F इन 1 रिवॉल्यूशन। तो एक पूरे चक्कर लगाने में क्या कहते हैं, कितना वर्क होगा वो बताना है। समझ में आ गया भाई, फाइंड आउट वर्क डन बाय फोर्स F इन 1 रिवॉल्यूशन, कितना आ गया, इट इज, क्या बात है, 0 0, आंसर आ रहा है 0, नंबर मिलेगा -2 -1 जो भी है ना। इधर देखो, तो यहां पर हमने फोर्स लगा रखा है, हमने फोर्स किस पॉइंट पे लगा रखा है, हमने फोर्स इस पॉइंट लगा रखा है, ये मान लो पॉइंट A है, और फोर्स लगा रखा है, तो ये जब रॉड मूव करेगी तो रॉड इस डायरेक्शन में इसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा ds, और फोर्स की डायरेक्शन किधर, उधर ही है, ऊपर ही है। तो F और ds की डायरेक्शन सेम है। इवन जब रॉड क्या कहते हैं यहां कहीं पहुंच जाएगी रोटेट करते हुए, एंड जब यहां कहीं पहुंच जाएगी तो हम जानते हैं कि जो फोर्स है वो तो हमेशा रॉड के परपेंडिकुलर है, और इस केस में भी जो डिस्प्लेसमेंट है जिस पॉइंट पर वो आगे की तरफ, ऊपर की तरफ होगा। ये है ds, ये ds है, ये फोर्स F है। तो फोर्स F और ds की नहीं अलग है, हाँ नहीं, इलेक्ट्रो अपलोड कर दिया है, ग्रेविटेशन तो सारे लेक्चर अपलोड करने पड़ेगा ना।
इस वजह से नहीं गया ग्रेविटी डाल दो डाल दें। बिल्कुल पूरा। तो अब दोबारा बोल दूंगा कि 12 ड्रॉपर में तीनों वैसे नहीं आएगी 12 में ड्रॉपर। हाँ करंट से तो अपना सब में लाइव एक ही हुआ। ठीक है हाँ भाई S3 वाले बच्चों आपको चिंता मत करो, मैंने बोल दिया टीम को, आज वो अपलोड कर देंगे। ठीक है लेक्चर। तो ये एफ और डी एस, ठीक है। तो यहाँ पर हर मूवमेंट पर एफ और डीएस की डायरेक्शन क्या सेम है। तो हम जानते हैं डब्ल्यू होता है इंटीग्रल ऑफ एफ वेक्टर डॉट डीएस। तो देखो एफ और डीएस की डायरेक्शन सेम है, तो ये हो जाएगा एफ इंटू डी एस इंटू कॉस जीरो कॉस थीटा, है ना। एफ डॉट डॉट होता है ए डॉट होता है ए बी कॉस थीटा, तो कॉस जीरो हो जाएगा। तो कॉस जीरो कितना होता है 1। अब देखो एफ का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, तो इसको हम बाहर निकालेंगे, तो एफ बाहर आएगा, तो इंटीग्रल ऑफ डीएस। अब देखो यहां ऊपर एरो नहीं है, एरो गायब हो चुका है, यहां एरो था, यहां एरो गायब हो चुका है, तो यानी यहां पर ये डीएस ये डीएस ये डीएस 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 लिमिट जाएगी 0 से 2 पाई एल। तो वर्क डन आपका आएगा एफ इनटू 2 पाई एल, दैट इज आंसर। समझ में आ गया भाई? दिस पॉइंट इज क्लियर, लिख लीजिए। ठीक है भाई, समझ में आ गया? चलिए, तो ये है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अब हम यहां पर बात करेंगे कि अगर कोई फोर्स कांस्टेंट है तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन कैसे निकालते हैं। तो यहां पर हम बात करने जा रहे हैं वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। देखिए मैं बोल रहा हूं एक फोर्स कांस्टेंट है, यानी कि एफ वेक्टर कांस्टेंट है। मतलब अगर ये कांस्टेंट है मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा और डायरेक्शन भी कांस्टेंट। ऐसा फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, ऐसे ही फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फोर्स बोलते हैं। तो वर्क डन निकालना है तो डब्ल्यू फॉर्मूला तो हम जानते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ वेक्टर डॉट डीएस, डीएस वेक्टर। तो एफ वेक्टर कांस्टेंट है तो हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर भगा देंगे। तो डब्ल्यू हो जाएगा एफ वेक्टर बाहर पहुंच गया है डॉट इंटीग्रल ऑफ डीएस वेक्टर। अब देखिए यहां अब अंदर जो है इंटीग्रल ऑफ डीएस वेक्टर है, क्या है, वेक्टर है। तो अब यहां पर समझते हैं कि अगर मान लो ये कोई पार्टिकल है और इस पर मैंने आगे की तरफ कोई फोर्स लगा रखा है, मान लो ये फोर्स है एफ जो कि कांस्टेंट है, यानी मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, और ये पार्टिकल यहां से चला और यहां पहुंच गया और यहां से यहां चला है। तो अगर मैं बात करता हूं ये एक डीएस वेक्टर, फिर ये डीएस वेक्टर, ये डीएस वेक्टर, इन सारे डीएस वेक्टर को अगर मैं जोड़ूंगा, ऐड करूंगा, तो डीएस वेक्टर यानी आपका ये वेक्टर क्वांटिटी है, अब है ना, ये अब स्केलर नहीं है। पिछले क्वेश्चन में वो स्केलर बन गया था, ये इनको ऐड करेंगे, तो इन सब को ऐड करेंगे तो इफेक्टिवली क्या होगा, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एस वेक्टर, तो लिमिट जाएगी 0 से एस वेक्टर। तो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, है ना। तो यहां पर एफ डॉट एस, और अगर ये एंगल इनके बीच में थीटा है तो आपका वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा एफ इंटू एस कॉस थीटा। ये आपका है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। ध्यान रखना कि इससे पहले वाले एग्जांपल में यहां पर भी मैंने एफ कांस्टेंट लिखा था, तो क्या ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स है? नो, ये कांस्टेंट नहीं। क्यों? क्योंकि यहां मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए यहां पर ये फोर्स जो है कांस्टेंट नहीं है। समझ में आ गया? तो कांस्टेंट फोर्स तभी माना जाएगा जब उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा। लिख लीजिए। समझ में आ गया भाई? हाँ जी, 15 अगस्त की तो छुट्टी होती ही है, आप जानते ही हैं, नेशनल हॉलिडे होती है ना, इससे पूछने वाली बात है नहीं, है ना। बाकी 16 तारीख का आप देखते हैं क्या होगा, है ना, मुझे भी इसके बारे में आइडिया नहीं है। लिख लिया? ये है। तो बेसिकली यहां पर ये हमने बात कर लिया है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर समझना कि अगर मैं कहता हूं ये कोई पार्टिकल है
और ये कोई पार्टिकल है और इस पर मैंने इधर फोर्स लगा रखा है, ये फोर्स है, और ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ और इनके बीच का एंगल थीटा है। तो फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में और एक आएगा उसके परपेंडिकुलर। तो यहां अलोंग जो आएगा वो है एफ कॉस थीटा और ऊपर आ रहा है एफ साइन थीटा। तो जो एफ साइन थीटा है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। तो अगर एफ साइन थीटा जो है डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है तो इसके कारण कोई वर्क नहीं होगा, केवल किसके कारण होगा? एफ, यानी वो फोर्स का कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है। यानी कि आई कैन यहां पर हम W बराबर लिखा था एफ को लिखूंगा मैं एफ कॉस थीटा इंटू एस, एफ कॉस थीटा इंटू एस। तो एफ कॉस थीटा क्या है? ये आपका है कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज व्हाट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो एफ एस कॉस थीटा हमारा क्या है? कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो है ना, तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उस डायरेक्शन में फोर्स है। तो ये है आपका कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, अलोंग डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये है। या आप चाहो तो उसको उल्टा भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं कहता हूं कि यहां पर आपने यहां पर लगाया था फोर्स F और ये पार्टिकल डिस्प्लेस कहां हुआ था? आगे हुआ था। तो आप S का डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अलोंग ले सकते हो और इसके परपेंडिकुलर ले सकते हो। एक ही बात है, ये एंगल थीटा है। तो S का कंपोनेंट ऊपर कितना का? S cos थीटा और इधर आएगा S sin थीटा। तो केवल इसके कारण वर्क होगा, इसके कारण वर्क नहीं होगा। तो W को हम ले सकते हैं F इंटू S cos थीटा। तो व्हाट इज S cos थीटा? दिस इज द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। तो ये आप लिख लेना यहां पर, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, एक ही बात है, लिख सकते हैं, लिख लीजिए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, लिख लीजिए। समझ में आ गया भाई? लिख लीजिए फटाफट। तो हम जानते हैं कि अगर जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर, अगर हम जानते हैं कि यहां पे एंगल थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो वर्क डन कितना आएगा? cos 90 डिग्री होता है 0। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो इन दैट केस वर्क डन क्या आएगा? 0 होता है। इसलिए जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसके कारण कोई वर्क नहीं आ रहा है, जो अलोंग आ रहा है उसके कारण ही वर्क आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ये एस cos थीटा क्या है? हाँ भाई, एस cos थीटा लिख लीजिए आप लोग, जगह नहीं थी मेरे पास, लिख लेता हूं। ये क्या है? कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, समझ आ गया? लिख लिया। यानी कि अब इसमें अगर मैं कुछ स्पेशल केस की बात करता हूं, स्पेशल केस 1, इफ थीटा बराबर है 90 डिग्री, यानी कि आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी फोर्स मान लो ऊपर लगा रखा है और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आगे हुआ, ये अगर एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री हैं, तो वर्क डन कितना आएगा? 0 आएगा। अच्छा, स्पेशल केस 2, इफ थीटा बराबर है 0, तो थीटा का 0 है, यानी कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन, यानी फोर्स भी आगे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी आगे, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो वर्क डन कितना आएगा? प्लस एफ एस।
स्पेशल केस 3, इफ थीटा बराबर है 180 डिग्री, मतलब फोर्स पीछे है और डिस्प्लेसमेंट आगे, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर उल्टा अपोजिट है तो इन दैट केस वर्क डन आएगा, एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, तो कॉस 180 कितना होता है, माइनस हो जाएगा एफ एन टू एस। तो ये कुछ स्पेशल केसेस हैं, इनको आप याद रख सकते हैं, लिख लीजिए। ठीक है भाई, समझ में आ गया, डन डन डन। हो गया, लिख लिया, छाप लिया। चलिए अब हम बात करेंगे यहां पर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए, अगर मेरे पास ये कोई ब्लॉक है, ऊपर है, और इस ब्लॉक को मैं ऊपर से नीचे ला रहा हूं सीधा, ये है, तो ये यहां पर ब्लॉक है, इसका हम जानते हैं mg फोर्स नीचे लगेगा, ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा फाइनल पॉइंट है। तो ये ब्लॉक अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो, और ये अगर हाइट h है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो mg नीचे लग रहा है, और mg हमारा कैसा फोर्स है, कैसा फोर्स है, mg हमारा एक कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन में भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन में भी कांस्टेंट है। तो mg नीचे लग रहा है, तो ये ब्लॉक यहां से यहां गया, तो mg नीचे है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हुआ। तो अगर हमें वर्क डन निकालना है, वर्क डन में ग्रेविटी, तो कितना आएगा, प्लस mgh, हाँ है ना, प्लस mgh, ठीक है। तो प्लस mgh हो जाएगा, ठीक है। अभी ये हमारा जो सेकंड केस था, एंगल जो है थीटा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो सेम डायरेक्शन में है तो प्लस हो जाएगा, लिख लीजिए।
याद देते हैं। और अगर मैं कहता हूं कि अगर ये ब्लॉक नीचे से ऊपर जा रहा है, ब्लॉक यहां पहुंच गया, तो ब्लॉक अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो हम जानते हैं कि यहां पर mg नीचे लग रहा है, और ये हाइट अगर है h, ये है इनिशियल पोजीशन और ये हमारा है फाइनल पोजीशन। तो mg नीचे है और जा ऊपर है, mg नीचे जा रहे हो तो वक्र कितना आएगा, माइनस mgh, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है और जा रहे हो नीचे। समझ में आ गया? तो ये है, तो माइनस mg जो ये है वक्र में ग्रेविटी, तो ये है ग्रेविटी का वर्णन। तो अगर ऊपर से नीचे जा रहे हो तो प्लस हो जाएगा, नीचे से ऊपर जा रहे हो माइनस होगा। एक चीज मैं बताना भूल गया यहां पर कि कांस्टेंट फोर्स का जो वर्कडन आया था ये वाला, ये आपका ये इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा क्या है, फाइनल पॉइंट है। तो ये आपका पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। कांस्टेंट फोर्स का जो वर्कडन होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो वर्कडन बाय लिख लेना, कांस्टेंट फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, मैं लिख लिया ये। तो ऐसे ही यहां पर हम जानते हैं कि जब मैं ग्रेविटी की बात करता हूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कांस्टेंट फोर्स है, और कांस्टेंट है तो इसका वर्कडन भी पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब अगर आप इस पाथ के अलोंग जाइए या आप इस पाथ के अलोंग जाइए, वर्कडन क्या आएगा, सेम आएगा। वर्कडन क्या आएगा, सेम आएगा। तो आपको बस इनिशियल पॉइंट पकड़ना है और फाइनल पॉइंट, यानी इस पाथ के अलोंग जाइए या आप इस पाथ के अलोंग जाइए, सॉरी उल्टा हो जाएगा, ऊपर जा रहा है, तो इसका जो वर्कडन है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। इतना नोट कर लीजिए आप लोग। समझ में आ गए? लिख लीजिए। डन। चलिए, तो ये समझ में आ गया। हम आगे कुछ और एग्जांपल्स लेंगे जहां पर आपको वर्कडन निकालना है। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है एंड यहां पर एक ब्लॉक है। ये ब्लॉक रखा हुआ है और ये ब्लॉक यहां से स्लाइड करते हुए नीचे जाता है। ये इसकी हाइट है h और ये बेस लेंथ है l, इसका मास m है। फाइंड आउट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, लिख लीजिए। कुछ लोगों का काम क्या है, जो चल रहा है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। मैं सोच रहा हूं, मैं अपने आप कंट्रोल कर रहा हूं कि ना बोल रहा हूं, लेकिन कुछ लोगों ने कसम खा रखी है कि भाई हमें बोलिए, है ना। बस जो चल रहा है उस पर ध्यान मत देना, बस स्पैमिंग करते रहो। रौनक पाल जी, अब आगे से स्पैमिंग मत करो भाई। तुम्हारे कमेंट में देख लिया बेटा, बहुत अच्छे देख लिए ना, अब स्पैमिंग मत करो। जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान है नहीं, और अपनी ज्ञान दिखाते हो कि हमें बहुत बड़ा ज्ञान हो गया। आगे आंसर कितना आ रहा है? हाँ भाई, तो कैसे करेंगे? देखिए, इसमें फंडा ये है कि अगर इस mg जो फोर्स लग रहा है वो कहां लग रहा है, नीचे लग रहा है mg, और ये पार्टिकल इधर, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये s, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हुआ। अगर ये एंगल मैंने थीटा मान लिया तो mg का एक कंपोनेंट आएगा डिस्प्लेसमेंट के अलोंग और एक आएगा परपेंडिकुलर। तो ये एंगल थीटा है तो हम जानते हैं एंगल भी थीटा है। तो इधर कितना आएगा, mg sin थीटा, और इधर आएगा mg cos थीटा। हम जानते हैं mg cos थीटा जो है डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो mg cos थीटा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, यानी कि वो वर्क करेगा नहीं। और mg sin थीटा डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, तो वर्क डन जो आएगा ग्रेविटी का, इट विल बी mg sin थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट s। अब देखो, क्वेश्चन में मैंने आपको ना तो s दिया था ना थीटा दिया था, मैंने आपको h दिया था और l दिया था। तो देखो यहां पर हम जानते हैं साइन थीटा कितना आएगा, h बाई x, तो यहां से h आएगा s
साइन थीटा। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी हो जाएगा mg एस साइन थीटा कितना है h। समझ आ गया भाई, ये आएगा आंसर। ठीक है, तो ये आ गया वर्क डन बाई ग्रेविटी। अब देखो इतना लंबा चौड़ा भी करने की जरूरत नहीं थी। देखो ये हमारा है इनिशियल पॉइंट और ये हमारा है फाइनल पॉइंट। देखो हम जानते हैं ब्लॉक यहां से यहां आया, अब ब्लॉक यूं आए या यूं आके यूं आए, हम जानते हैं वर्क डन जो होता है पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। समझ आ गया, वर्क डन जो है पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। समझ आ गया। प्रिया सर आपने थीटा रॉन्ग लिया, क्या बोलूं अब, मतलब क्या कहें इन लोगों को, क्या रॉन्ग कर दिया बताइए जरा। ये एंगल मैंने थीटा लिया है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये कितना होगा, थीटा ही होगा ना। और एम जी नीचे लगा है, इधर कंपाउंड कितना है, एम जी साइन थीटा होगा, इधर एम जी कॉस थीटा होगा। समझ में आ गया भाई, लिख लिया। चलिए तो ये हमारा आ गया एम जी एच। ये हो गया, तो मैं क्या बोल रहा था कि यहां से यहां आप यूं आओ कि यूं जाके यूं आओ। तो अगर मैं यूं आता हूं तो मैं mg की डायरेक्शन में मूव किया, कितना h, तो यहां से यहां जाएगा तो वर्क डन कितना आएगा mgh हो जाएगा। और जब मैं यहां से यहां जाऊंगा तो आप mg के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। यानी कि अब यहां से यहां जाएंगे तो वर्क होगा और यहां से यहां जाने में वर्क नहीं होगा, एक ही बात है। समझ आ गया, लिख लीजिए। डन। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे यहां पर। यहां पर ये अगर हाइट h है और ये बेस लेंथ अगर l है, ब्लॉक यहां से चला चला और यहां पहुंचा, मास इसका m है, सेम निकालिए वर्क डन बाय ग्रेविटी। आ गया, बिल्कुल सही। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आएगा यहां पर, समझ में आ रहा है, इट इज प्लस mgh। यानी कि यहां से यहां जाओ या यूं जाओ, बात एक ही। तो हम जानते हैं कांस्टेंट फोर्स है, mg कांस्टेंट फोर्स है, इसका वर्किंग पावर पर डिपेंड नहीं करता है। अब कुछ लोगों के अंदर एक कीड़ा आ रहा है कि सर अभी आपने ग्रेविटेशन पढ़ाया है, हमें ज्ञान है कि जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती है। अरे भाई साहब जी की वैल्यू कब कितना वेरी करेगी, अगर मैं यहां पर यहां से ब्लॉक को उठा के यहां रखता हूं, यहां से यहां ले जाता हूं, 5-10 मीटर की बात हो रही है, तो क्या जी को वेरी करा दोगे क्या? तो जी कब वेरी करता है, जब मैं रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ऊपर जा रहा हूं या r/2 पर जा रहा हूं, r ऊपर जा रहा हूं, 2r ऊपर, तो जी की वैल्यू क्या होती है, वेरी करती है। लेकिन जब मैं यहां से पहले माले से दूसरे माले जा रहा हूं, कि चलो 10वें माले पे भी बैठे हो आप, वहां पे जा रहे हो, तो वहां पे जी की वैल्यू भाई 2, 4, 5, 10 मीटर 100 मीटर में जी की वैल्यू वेरी नहीं करती है। जी की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट मानेंगे, कांस्टेंट ही होती है। समझ में आ गया, ठीक है, लिख लीजिए वर्क डन कितना आया, प्लस mgh लिख लीजिए। पता नहीं कॉमन सेंस की बहुत कमी हो चुकी है ना, कॉमन सेंस बहुत रेयर हो चुके हैं लोगों के अंदर। ये वो हाल है जो ड्रॉपर बच्चे हैं जो 11 कर चुके हैं। क्वेश्चन पूछते हैं, समझ में आता कि भाई क्या लेवल है। ये एक ब्लॉक है, यहां से यहां गया, ये हाइट है h1, ये हाइट है h2 और ये बेस लेंथ है m, मास m। निकालिए वर्क डन बाय ग्रेविटी। अरे भाई साहब एक वर्क पावर एनर्जी चल रहा है बेटा, आर्यन क्यों फालतू में इतना, मतलब मालूम है आपके अंदर, आप दिमाग वाले हो, लेकिन दिमाग कहीं और लगाओ ना, यहाँ पे जो चल रहा है उसमें क्यों कीड़ा कर रहे हो, चल रहा है उसमें क्यों दिक्कत कर रहे हो, हैं? उस चक्कर में क्या ना यहाँ का समझ में आएगा ना वहां का समझ में आएगा, है ना। कुछ लोग पता नहीं क्या फालतू के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फालतू बकवास। आ गया आंसर, हाँ जी। तो यहां से ऊपर जा रहे हो,
कितना आएगा, -mgH2 -H1। मैं बोलो जुबान बंद रखा करो, ज्यादा अच्छा रहेगा, सारी पोल खुल जाती है, सारी पोल खुल जाती है। ऐसे लोग तो जुबान बंद रखे तो ज्यादा अच्छा रहता है ना, कम से कम ठीक है, पता भी नहीं चलेगा क्या चल रहा है। देख लीजिए, चलिए ये समझ में आया भाई। दिस पार्ट तो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन निकालना सीख लिया, बहुत सिंपल है। अगर हम जानते नीचे जाएगा तो प्लस mgh, ऊपर जाएगा तो माइनस mgh, खत्म। नीचे जाएगा तो प्लस mgh, ऊपर जाएगा तो माइनस mgh, ठीक है, लिख लीजिए। चलिए अब हम बात करेंगे यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और वो है वर्क डन बाय टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स का वर्क डन कितना होता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर एक ब्लॉक है, एक दूसरा ब्लॉक है, तो नहीं ब्लॉक तो एक ही होगा, हाँ 2 ब्लॉक होंगे, बात है, 2 ब्लॉक है, एंड दे आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग लाइक दिस। ये और अगर मैंने इस ब्लॉक पे कुछ आगे फोर्स लगा रखा है, हालांकि मुझे फोर्स से मतलब बिल्कुल भी नहीं है, तो यहां कुछ टेंशन होगा, वही टेंशन यहां लगेगा। तो यहां टेंशन T, यहां टेंशन T, ये मान लो ब्लॉक A है, ये ब्लॉक B है। तो हम जानते हैं कि यहां पर फोर्स लगा रखा है आगे, तो ये पूरा अरेंजमेंट क्या करेगा, आगे मूव कर जाएगा, ऐसा मूव कर जाएगा। तो ये पूरा अरेंजमेंट आगे मूव कर गया। तो हमें यहां पर निकालना है वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन ए। तो हम जानते हैं कि ब्लॉक ए यहां था और ये यहां पहुंचा, तो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट मान लो एस हुआ, तो क्या हम बोल सकते हैं ब्लॉक बी का भी डिस्प्लेसमेंट एस ही होगा, बिकॉज़ दे आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, है ना। तो दोनों ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगा, कांस्टेंट हम जानते हैं। तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन ए, तो टेंशन का ए पे वर्क डन कितना आएगा, टी इंटू एस, है ना। टेंशन टी आगे है, डिस्प्लेसमेंट भी आगे है, प्लस टीएस हो जाएगा। और वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन बी, तो बी पे टी का लग रहा है पीछे और जा रहे हो आगे, तो कितना आएगा, माइनस टी इंटू एस, माइनस टी इंटू एस। तो ये प्लस टी एस है, ये माइनस टी एस है, समझ आ गई। तो ये आ गया। तो अगर मैं निकालना चाहता हूं डब्ल्यू टोटल वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, दोनों को जोड़ दो, कितना आ रहा है, 0। समझ आ गया। और ये थ्योरम हम लोगों ने याद कीजिए ऑलरेडी यूज की थी, कहां यूज की थी, एनएलएम में। टोटल वर्क डन बाय इंटरनल टेंशन फोर्स क्या होता है, 0 होता है। इंटरनल वर्क क्या होता है, 0 होता है। कहां किया था हम लोगों ने, कंस्ट्रेंट इक्वेशंस, वर्चुअल वर्क मेथड, है ना, वही है। तो ये कॉन्सेप्ट है, तो यहां पे मैं इसको प्रूव कर दिया है, लिख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, टोटल वर्क डन बाय इंटरनल tension force on a system is always 0, लिख लीजिए। तो इंटरनल टेंशन का टोटल वर्क डन किसी सिस्टम पर हमेशा 0 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट काफी काम आएगा। डन डन डन। सर माइनस टीएस कैसे हुआ, वंश शुक्ला जी, क्या खतरनाक क्वेश्चन पूछा है कि माइनस टीएस कैसे हुआ। ब्लॉक बी पे टेंशन का लग रहा है पीछे, और ब्लॉक बी जा कहां रहा है, आगे। तो टी पीछे, एस आगे, एंगल कितना हुआ, एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट एस कॉस थीटा, कॉस 180 कितना होता है, -1। समझ में आ गया। अभी मैं 3 केस करा दे, फालतू में करा दिया, नहीं कराना चाहिए थे, हर बार निकालो ज्यादा अच्छा रहता है ना।
समझ में आ गया भाई? लिख लीजिए। इंटर लिखा पर पढ़ो भाई, क्या लिखा? इंटरनल टेंशन फोर्स का वर्डन होता है 0। तो कह रहा है एक्सटर्नल क्या होगा?